देखिए, जो पाकिस्तान के जितने भी कर्ता धर्ता है, ये सब जमींदार है, ये बड़े बड़े जमींदार है, शरीफों के पास बहुत जमीन है। अब भुट्टो कौन थे? भुट्टो को अगर देखेंगे, जूनागढ़ के जो नवाब था उसके दीवान थे। इनकी रियासतें, ये पॉलिटिक्स में क्यों? अभी इंडिया के साथ जब ट्रेड हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी स्ट्रांग और लोग पे आएगा पैसा। देखिए, यहाँ गेहूं कितने का? 25 रुपए किलो है, रशिया से 60-70 रुपए किलो मंगा रहे हैं। तो जब यहाँ से ट्रेड होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम, कॉस्ट कम, सब कॉस्ट कम, तो इंडिया से कुछ प्रॉस्पेरिटी विल गो टू पाकिस्तान। जब इंडिया से प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान में जाएगी, तो ये जो इनके इरादे हैं, कश्मीर, गजवाई हिंद, ये सब चीजें ठंडी पड़ जाएंगी। लोग विल नॉट बी इंटरेस्टेड। पीपल विल सी बेनिफिट्स ऑफ लिविंग एंड हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। अगर इंडिया से रिलेशन होगी तो पॉलिटिशियन क्या करेगा, आर्मी क्या करेगी, आईएसआई क्या करेगा? और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ड्रग ट्रेड होता है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन इन द वर्ल्ड, ये कहाँ जाएगा? पाकिस्तान से ओपियम कहाँ से निकलेगी? ईरान को क्या चाहिए? प्लूनियम चाहिए, एंटिश्यूक्रिनियम, प्लूटोनियम या प्लूनियम। क्या पाकिस्तान के बॉम्बों में प्लूनियम का कोर नहीं है? बिल्कुल है। कुछ भी हो सकता है। और अगर आप जानते हो, इनके लिए अगर कोई पैसे देगा, शिया सुन्नी कुछ नहीं है, तब तो पैसे आ जाएंगे। पैसा चाहिए इनके पास, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर अपनी बेटियों की शादी चीनियों से कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और मेरे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने सुमित पीर जी, जिनको दर्शक बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। हमेशा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के साथ हाजिर होते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित जी। नमस्कार अंबर जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान काफी समय से, हालांकि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ही पाकिस्तान में हलचल मची रहती है, लेकिन अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के क्वेटा में ब्लास्ट हुआ और लगातार हमें, चाहे सिक्योरिटी क्राइसिस की बात करें, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक, हर तरफ से पाकिस्तान में क्राइसिस नजर आते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, वो अभी कोई रास्ता उसका नजर नहीं आ रहा है कि कब होंगे, और ये सवाल काफी वहां पर उठ रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है? क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो होते नजर आते हैं आपको अभी फिलहाल? देखिए अंबर जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान में हर चीज फसाड है, हर चीज मजाक है। पाकिस्तान का हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, गवर्नमेंट हो, दो सच्चाई है, एक है आर्मी, एक है आईएसआई। इसके अलावा सब कठपुतलियां है, सब मजाक है, सबको नचाया जाता, सबको घुमाया जाता। अब आप जो ये पाकिस्तान की आजकल बड़ी बातें हो रही भाई, चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट। अब चीफ जस्टिस साहब पता कौन है आपको? इनका भाई है, सगा भाई। 84 या 90s की बात है, एक शबनम नाम की महिला के घर में डकैती और गैंग रेप करने वाला इनका सगा भाई है। वो डकैत था, इसका सगा भाई है। रिलेशन अब भी है दोनों भाइयों का, आना जाना है। और उस औरत जो एक्ट्रेस थी शबनम, वो शायद हिंदू थी, बांग्लादेशी, वो वापस चली गई बांग्लादेश। और उसके फादर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कुछ रहे पाकिस्तान में। ये चीफ जस्टिस साहब के सगे भाई हैं। और ये जो बलात्कारी है, इन्होंने इमरान खान की पार्टी भी ज्वाइन की थी, सुबह ज्वाइन की, शाम को निकाल दिया। ये लोग, ये जो चीफ जस्टिस है, ही इज कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू इमरान खान। इमरान खान को पावर में वापस लाने के लिए ये कह रहा है इलेक्शन करा लो। अब इलेक्शन का खर्चा 50 बिलियन रुपया, वो आएगा कहाँ से? भाई पीछे बोला हम तहरीक तालिबान से लड़ेंगे, तो तब मैंने बोला किससे लड़ोगे? बाले से, फरसे से, जूते से, चप्पल से? क्योंकि बंदूक है, गोली तो है नहीं। अब सिपाही ये कह रहा यार ये बंदूक का मैं करूंगा क्या? उससे पूछा क्यों, बंदूक है तेरे पास, AK दे रखी है। कह रहा वो तो ठीक है, गोलियां कहाँ साहब? कह रहे तो 10 किलो लोहा में कद्दे पे लेके भाग रहा हूँ। कहता अरे दुश्मन लोहे को देख के डर जाएगा। कहता साहब हमारा दुश्मन जानदार है। कहता चलो लोहा भी उठा लिया, अब क्या दिक्कत है तुझे? कहता साहब लोहा तो इसका क्या करूं? कह रहा क्या मतलब? कह रहा खाना नहीं मिलता साहब। जहां सिपाही को गोली ना मिले, उसको 2 वक्त का खाना ना मिले, मैं बिरयानी की बात नहीं कर रहा, मैं दाल चावल की बात कर रहा हूँ, वो ना मिले, वो सिपाही क्या लड़ेगा? तनख्वाह तो आती नहीं, तनख्वाह का पता नहीं, राशन मिलता नहीं, बंदूक है नहीं, कहते हम तहरीक तालिबान से लड़ लेंगे। देखिए अमर जी, कितने दिन हो गए अनाउंसमेंट करे हुए, किया कुछ हुआ? आपने देखा एक्शन? कुछ उन्होंने हुआ कोयटा में, नहीं। टीटीपी तो उन्होंने उनके ऊपर एकदम गालिब होती नजर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे लगातार हमले कर रही है उनके।
ये देखिए क्वेटा में उन्होंने ब्लास्ट कर दिया वापस। अब देखिए यहाँ पे 2-4 मसले, आर्मी में डिवीजन, आईएसआई में डिवीजन, शिया सुन्नी डिवीजन, इवन अब यहाँ आईएसआई और आर्मी का भी तो अलग अलग एरिया। जो आर्मी का काम चलता वो चलता जमीनों पे कब्जा करके। 12% जमीन पाकिस्तान की आर्मी के पास है ऑफिशियली, 12% जमीन, और हजारों एकड़ जमीन का कब्जा करते फिर डीएचए बनाते, हाउसिंग सोसाइटी है। बहरिया और डीएचए दो बड़ी वहां पे वो हाउसिंग है प्रीमियम, वो दोनों आर्मी की है। ठीक है जी। बेबी पाउडर, डाइपर, टेलकम पाउडर सब आर्मी बनाती है। ये है आर्मी की। आईएसआई कहाँ से चलता है? आईएसआई चलता है नार्को डॉलर से। आर्मी चलती है पाकिस्तान की जमीनों से, पाकिस्तान के बिजनेसों से, टैक्स देती नहीं। $36 बिलियन का टर्नओवर है फौजी तंजीम का। फौजी तंजीम में करीब 200 कंपनियां हैं। ठीक है अंबर जी। और एक पैसे का टैक्स नहीं देती। $36 बिलियन इज 10% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। और ऐसी चार और है, शाहीन, अस्करी और बहरिया। ये भी कंट्रोल्ड बाय देम है, ये भी चलती है, ये भी टैक्स नहीं देती। तो मोटा मोटा पाकिस्तान का जीडीपी जो है यही लोग चलाते हैं। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में देखिए 4 डायरेक्टरों में से 2 डायरेक्टर चाइनीज है, 4 में से 2 चाइनीज है। स्टॉक मार्केट की शेयर होल्डिंग को स्टडी कीजिए, 40% जो स्टेक है स्टॉक मार्केट का वो चाइनीज कंपनी के पास है जी। और यहाँ पे हालत ये है कि 5 लाख एकड़ जमीन मांगी थी। मैं आपके चैनल पे काफी चैनलों पे बोल चुका था, जमीन देंगे पंजाब की फर्टाइल लैंड। फिर आपने देखा 47,000 एकड़ का पट्टा बन गया आर्मी के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग। वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कौन करेगा? चाइना करेगा। पर मेरे सोर्सों का कहना 5 लाख एकड़ दिए। 12% जमीन वैसे ही आर्मी के पास है, और ये जो लाखों एकड़ मिलती है और मिलती है। अभी कराची के बाहर 2 डीएचए बन रहे हैं, 12,000 एकड़ राइट साइड पे, 12,000 एकड़ लेफ्ट साइड पे आर्मी ने कब्जा कर लिया जमीन का। उस पे हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे और बेचेंगे खुद ही है। जमीन की कीमत कुछ नहीं, उनके लिए फ्री है। ठीक है। एक जो मेजर जनरल होता है अंबर जी, उसे 240 एकड़ से ज्यादा जमीन मिलती है, 240 अच्छा एकड़ से जी, ज्यादा यहाँ पे जमीन। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब भारत से पाकिस्तान निकला तो भारत में तो रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म्स खास तौर से हमें पता है। पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए मैं बताता हूँ आपको लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं हुई। देखिए जो पाकिस्तान के जितने भी करता धरता है ये सब जमींदार है, ये बड़े बड़े जमींदार है, शरीफों के पास बहुत जमीन है। अब भुट्टो कौन थे? भुट्टो को अगर देखेंगे जूनागढ़ के जो नवाब था उसके दीवान थे। इनकी रियासतें हैं, ये पॉलिटिक्स में क्यों? अभी जरदारियों के पास रियासत है, ये पॉलिटिक्स में क्यों है? लैंड रिफॉर्म किया ही नहीं कभी। लैंड रिफॉर्म इसलिए नहीं किया कि फिर इनके पास जमींदारी नहीं रहती। अब जुल्फिकार अली भुट्टो की आप बात करें तो उनकी मदर तो हिंदू थी, कायदे आजम तो शिया थे। अब कायदे आजम की कहने को 3 बहनें थी। फातिमा जिन्ना केवल पाकिस्तान गई, जिसके नाम पे फातिमा जिन्ना पाक बना उसको भी चाइना के पास गिरवी रखा है। 2 बहनें उनकी इंडिया में रह गई, उनकी अपनी बेटी इंडिया में रह गई, एक ही बेटी है वो इंडिया में रह गई। जी। तो यहाँ जो कॉन्सेप्चुअली जो पाकिस्तान बनाया गया था वो आइडिया ही फ्लॉड है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब यहाँ क्या किया, जो रईस लोग थे इन्होंने कहा यार पावर कैसे लो, पावर लेने का तरीका पॉलिटिक्स में आ जाओ। पॉलिटिक्स में तुम रहोगे कैसे? आर्मी को खुश रखो। आर्मी ने कहा यार $8 बिलियन से हमारा क्या होगा, इससे तो बर्गर आएगा, हमारा दाल रोटी कहाँ से चलेगी? तो उन्होंने जमीनों पे कब्जा शुरू कर दिया, उन्होंने इंडस्ट्री पे कब्जा शुरू कर दिया। अब आईएसआई कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, उन्होंने नार्को ट्रेड शुरू कर लिया। और इन सबको कवर देते हैं मौलाना और मुल्ले। तो ये जो मुल्ला मिलिट्री एक्सेस कहते हैं, मौलानाज आर यूज्ड टू गिव द कवर फायर, और उनको पेट्रनेज देते हैं। तो ये 4 लोगों में पावर बटा है, आर्मी, आईएसआई, मौलाना और पॉलिटिशियन। जो कॉमन आदमी है उसकी कहानी तो ये है अंबर जी कि आपने मीडिया में पढ़ा होगा 20 लोग मर गए स्टैम्पीड में। हकीकत है 200 से ज्यादा लोग मरे। 200 से ज्यादा लोग मरे हैं वीट की लाइन में। वीट कहाँ से आ रहा है? रशिया से। वीट कहाँ से आ रहा है? रशिया से। एक टाइम में पाकिस्तान वाज नंबर 1 और नंबर 2 एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, आज नेट इंपोर्टर बन गया पाकिस्तान। हुआ क्या? जमीनों पे कब्जा करके खेती हो नहीं रही, जहां खेती वो चाइना को दे दी, और इन लोगों ने अपने घर भरे, अपने ये रईस हो गए। और ये आप जानते हैं कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इनके आप देखें ये इनके फॉरेन मिनिस्टर के तो पर्स भी 10-10 20-20 हजार डॉलर का होता है जिस जी। देश की। और आज एक और लफड़ा मैं आपको बताऊं, मुझे काफी लोगों ने बोला सुमित भाई ये पाकिस्तान चल कहाँ से रहा, पैसे तो आ नहीं रहे कहीं से। मैंने कहा आ रहे एक जगह से। कह रहे कहाँ से? मैं कहा पहली बात बताऊं, दवाइयां हम बेच रहे हैं अब भी, क्योंकि वो पाकिस्तान हाथ जोड़ के खड़ा, भाई दवाई नहीं भेजोगे यार लोग पैरास्टामोल के लिए मर जाएंगे, कोई दवाई नहीं बनती, यहाँ पे बनती ही नहीं।
और अब ये रोशे और ये फाइजर की दवाइयाँ इम्पोर्ट तो करा नहीं सकते भाई, वो 10 गुना 20 गुना कीमत है पैसे का। अब दवाइयाँ तो यहाँ से जा रही, अब पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए अंबर जी हो कह रहा है पाकिस्तान का काफी डायस्पोरा बाहर है। अब ये छोटे काम करते हैं, 100 200 300 डॉलर 500 डॉलर महीना बचा के घर भेजते हैं। जब ये पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, ये पैसा किसका है? जिसने भेजा उसका है। अभी क्या हो रहा पाकिस्तान में, जैसे आज आपके पैसे आ गए, आपने बोला कि मुझे 200 डॉलर चाहिए जी, बैंक कहता 10 दिन बताओ। आप गए मेरे को 1000 डॉलर चाहिए, बैंक कहता है 1 महीने बाद। पता क्या होता है, आज मान ले 1 तारीख है, 1 तारीख को वो वाले को बोल दिया 11 तारीख को आ जाए, तो जो 1 तारीख वाला पैसा है वो उसको 11 तारीख को देंगे, 2 तारीख वाले को पैसा देंगे 12 तारीख को, 3 तारीख को पैसा देंगे 3 तारीख को। ये जो बीच में पैसा है जो बैंकों में होना चाहिए, अमानत है लोग की, उस पे सरकार अपने खर्चे चला रही है। जो जैसे जरूरी कि खर्चे उस पे लोकल भाषा में बोलते हैं ना कि टोपी घुमाना। टोपी घूम रही है लोगों के। अब पाकिस्तान अपनी आवाम से धोखा नहीं कर रहा, केवल पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उससे भी धोखा कर रहा है। अब क्या है कि पैसे का अमाउंट छोटा है तो टोपी पैसा आता है, अहमद का पैसा मोहम्मद को पकड़ा दिया, मोहम्मद का पैसा सलीम को पकड़ा दिया, सलीम का जावेद को पकड़ा दिया, ये हो रहा है वहां पे बीच में अपना पैसा। और जिस दिन ये साइकिल रुक गया, आप मानिए जो बैंकों में आई रेमिटेंस है वो भी गायब हो जाएगी, या लोग हवाला के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि ऑफ पैसा कोर्स। वहां पे गायब होना शुरू हो चुका है। लोग को अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पैसा छोटा, 200-300 डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस आती नहीं पर हेड, तो इसलिए लोगों को दिक्कत है नहीं। फिलहाल ये इस पे चल रहा पाकिस्तान इज लिटरली रनिंग ऑन स्टीलिंग द मनी ऑफ इट्स ओन पीपल। मतलब ये वहां की परिस्थिति है। आप देखिए इन्फ्लेशन 42% है, 34% के ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन है, विच इज नॉट रिवर्सिबल। देव टच जी। 42%। आटे के लिए लोग मर रहे हैं, पानी है नहीं। कराची में 17 घंटे का पावर कट है, 70% जीडीपी देता कराची। और एक और चीज बताऊं आपको पाकिस्तान की, जो आप जान के हैरान होगी, हिंदू जो थे, अभी एक सेंसस हुआ था करीब 98 लाख से 5 साल पहले या 6 साल पहले। अभी एक हिंदू महासभा का सेंसस आया, 48 लाख बच गए। ऐसा नहीं बाकी मर गए, 2-2.5 लाख मर गए, कन्वर्ट हो गए, बाकी पाकिस्तान छोड़ के गए। ये जो हिंदुओं की माइनॉरिटी 1% नहीं है, पर पता टैक्स कितना देती है अंबर जी? 14%। नॉट इवन 1% माइनॉरिटी पे 14% टैक्स। सबसे बड़ा वीट राइस एक्सपोर्टर कौन? हिंदू। कारखाना कौन लगाता है? हिंदू। फाइनेंशियल बिजनेस में कौन है? हिंदू। अब ये जो 14% जिस हिसाब से पलायन कर रहे हैं, तो आप देखिए बिजनेस चलाने वाला भी कोई नहीं। अब दूसरे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो है ये पठान। इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे क्या पता कौन कौन पठान टेररिस्ट है, 35 लाख पठान है यहाँ पे, हर पठान को टेररिस्ट बोल दिया। ठीक है, सिंध में आप जानती, सिंध बलूचिस्तान में तो इनकी नहीं बनती, उनकी उनसे नहीं बनती। बचा पंजाब। अब पंजाब में तो आपकी आर्मी है जो सुन्नी है सारी, 95%। आपने पीछे देखो आसिम मुनीर का बायोडाटा निकाल रहे थे, इनका कोई रिलेटिव ईरान तो नहीं गया, फिर इसके शिया की मोहर लगा देते इस पे, भाई ये शिया, इसको नहीं बनाएंगे। देखिए शिया कंडम, अहमदिया कंडम, हजारा कंडम, हिंदू कंडम, सिख कंडम, क्रिश्चियन कंडम, सारे कंडम। अब यहाँ बलोच कंडम, पठान कंडम, सिंधी कंडम। ठीक है, अब अगर बचा कौन? पंजाबी सुन्नी। अब इनकी विडंबना देखिए, पंजाब किस पे चलता है जी? पंजाब चलता है एग्रीकल्चर पे, फर्टाइल लैंड है। अब वो जमीन किसके पास गई? चाइना के पास। वो जमीन भी चाइना को दे दी, तो अब पंजाब में बचा क्या? और आपको पता है इनकी फर्टिलिटी रेट कितनी है पाकिस्तान में? फर्टिलिटी रेट है 3.5%, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है इन 20 इयर्स पाकिस्तान विल डबल इट्स पॉपुलेशन। 50 करोड़ हो जाएंगी इतने छोटे पाकिस्तान में, 50 करोड़ 20 साल में। तो क्या होगा? अभी पाकिस्तान इज द थर्ड वाटर डिफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 3 पे आती है। खाना इंपोर्ट हो रहा है। दूसरी बात सुनिए आप, पाकिस्तान इज द 5th populous country by today as we talk, 5वीं populous country in the world and the only Islamic country with a nuclear bomb। ठीक है, आज जो न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने बनाया था, बोलता इस्लाम और मुसलमानों की रक्षा करेंगे, और पाकिस्तान की आज उसी न्यूक्लियर बॉम्ब की रक्षा पाकिस्तान कर रहा है कि ये कोई ना ले जाए। दिस इज हाउ द थिंग्स हैव टर्न्ड। और जब हम एक बात आपको बताऊं, जब हम G20 में प्रेसिडेंसी कर रहे थे, दुनिया के 50 फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे। आपको पता है ये शहबाज शरीफ साहब कहाँ गए थे? दुनिया की मोस्ट अंडर प्रिविलेज 10 कंट्रियों की मीटिंग थी, पाकिस्तान उसमें था जब हम G20 में थे। ये देखिए ये रियलिटी है। और जो यहाँ से मुसलमान गया, आज भी उसको महाजिर कहते हैं। उसका नाम कुछ नहीं, उसका नाम है महाजिर।
तो मतलब मुझे बताइए, मैंने तो कई बार इनके चैनल पे बोला, मैंने कहा यार जिसको तुम यहाँ से सब्जबाज दिखा के ले गए वो आज भी महाजिर है, 75 साल बाद भी महाजिर है। कहता हाँ वो तो है, वो तो ऐसे ही होता है। मैं कहा वो लोअर कास्ट हो गया, पठान है, ये बलोच हो गया, ये सिंधी हो गया, ये हजारा हो गया, ये शिया हो गया। भाई फिर तो तुम पंजाबिस्तान नाम कर दो इसका, पाकिस्तान भी क्यों रखा है, इसको महाजिर डाल दिया उसको। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है तुम्हारे यहाँ, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम। कहता नहीं 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 ऐसे चलता है हमारे यहाँ, पावर ऐसे चलता है। अब देखिए पॉलिटिशियन कहाँ के, नवाज शरीफ देखिए, ये जरदारियों को देखिए, भुट्टो को देखिए, जी, सारे पंजाबी हैं। और बिल्कुल। भुट्टो के पास तो अब भी लाखों एकड़ के एसेट अब भी हैं, दे हैव लाखों एकड़ जमीन है उनके पास अब भी। जी। ये सच्चाई। अच्छा सुमित जी, जो अभी पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल है, अगर हम पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो उसपे जो हाल ही में क्वेटा में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 सगे बहन-भाई मरे हैं, जो अपनी गाँव से एक लड़का अपनी छोटी बहन को ईद की शॉपिंग कराने लाया था और जो उनका टारगेट था वो पुलिस वैन को हिट करने का था जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर मारे भी गए हैं। टोटल 4 लोग मरे हैं और 8-10 लोग लगभग ज़ख्मी हैं। कहने का मतलब ये है कि आज रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो इमरान खान की बड़ी बात होती है कि इमरान खान ने ऐसे लोगों को बड़ा उनको तरजीह दी, उनको कभी पॉइंट आउट नहीं किया या उनको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की। तो इमरान खान को जो एक्सट्रीमिज़्म के लिए आप क्या कहते हैं कि इमरान खान वाक़ई में जिस तरह से क्या इसी बिना पे वापस वो आने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जो सत्ता में आने की उनकी वो है? देखिए इमरान खान एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं, जिंदा रहना तो सत्ता में रहना है, नहीं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री खराब है, काफी प्राइम मिनिस्टर या तो मारे गए या टपका दिए गए, और हिट रेट 100% है। और बिल्कुल। एक बार तो वो जो गोली वोली लगाई थी वो तो ट्रेलर था, आपने देखा परसों वो सर पे बाल्टी रख के घूम रहा था इमरान ओहो! खान। क्या नज़ारा था वो। देखिए ना बाल्टी रख के, मैं एक चैनल पे था, मैं कहा जो तुम्हारे साथ एक ही लेके ये जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनमें से कोई तुम्हें मार डालेगा एक दिन। मैं कहा जो सलमान तासिर को किसने मारा, जिस जज ने स्टेटमेंट दी उसको किसने मारा, बेनजीर को किसने मारा, जवल हक को किसने मारा, ये सीनियर भुट्टो को किसने फांसी पे चढ़ाया। मैं कहा तुम्हारे यहाँ तो हिट, तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, जिस दिन चाहोगे उसको निपटा दोगे। तो ये बाल्टी लगाओ, तबला लगाओ, ये देगची लगाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ना, ये दिल की तसल्ली है, खुश रहो। जब तक दिल की खुशी मिलती है रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं। कहानी ये है, इमरान खान ने वो कर लिया जो आईबी, रॉ, सीआईए, मोसाड इतने साल से नहीं कर पाई। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में डिवीजन कहीं नहीं था, ये डिवीजन कराने वाला ही इमरान खान है। पाकिस्तान जी। में 2 डिवीजन कराने वाला ही इमरान खान है। क्या कहते हैं, यूथियों को पैदा हुँ, करने वाला इमरान खान, हाथ में हुँ। तस्मी लेने वाला इमरान खान। जबकि एक बार जिंदगी भर प्ले बॉय रहा ही है, पर जब पोलिटिकली कन्वीनियंट है तब ये मौलवी बन जाता है। यहाँ तो फजलुर रहमान को इससे डर लग रहा है, कह रहा मुझसे बड़ा मौलाना तो ये बन गया, आज तो दिन भर कुरान की आयतें पढ़ता है और हाथ में तस्वीर लेके यूएन में जाता है। तो ये जो नकली, देखिए हमारे यहाँ भी कुछ लोग चुनाव पे दत्तात्रेय कोल, कश्मीरी पंडित, ब्राह्मण बन जाते हैं, टेम्पल हॉपिंग करते हैं, देखा होगा आपने, 5 से 5 साल जी, तक बन बिल्कुल। जाते हैं वो। तो वैसे ये नियाजी साहब ये मौलवी बन गए, अब मौलानाओं कौन से डर लग रहा है यार, हमारी दुकान बंद करवा दी है इसने। तो और इनके पास जिनों का ब्रिगेड तो ही, वो पिंकी पीर है, जिनों का ब्रिगेड है इनके पास, वो मौलानाओं के पास तो खैर जिनविन नहीं होते, इसके पास तो है। अब एक्सट्रीमिस्ट को इसने पला दी, इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, ऐसी तैसी करा दी, इंडिया से ट्रेड नहीं करना ये करा दिया, एक नया गैंग बना दिया। पाकिस्तान में जो डिवीजन है उसको कराने का इसका कोई ना कोई हाथ है, और इसको पता है कि अगर मुझे सही सलामत रहना है तो मुझे किसी न किसी तरह पावर में रहना। मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ ने 2 बार जेन्युइनली कोशिश की थी इंडिया से रिलेशन ठीक हो जाए, और दोनों बार नवाज शरीफ को भागना पड़ा इसी चक्कर में। आई थिंक द ओनली पॉलिटिशियन हु ट्राइड एट लीस्ट वाज नवाज शरीफ। और उसका सबसे बड़ा गुनाह यही है नवाज शरीफ साहब का कि भाई तूने इंडिया के साथ रिलेशन कैसे सही की। इंडिया के साथ रिलेशन सही हो जाएगी, होगा क्या, देखिए आप मर्जी समझिए। इंडिया के साथ जब ट्रेड हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी स्ट्रांग, और लोग पे आएगा पैसा। देखिए यहाँ गेहूं कितने का, 25 रुपए किलो है, रशिया से 60-70 रुपए किलो मंगा रहे हैं। तो जब यहाँ से ट्रेड होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम, कॉस्ट कम, सब कॉस्ट कम, तो इंडिया से कुछ प्रॉस्पेरिटी विल गो टू पाकिस्तान। जब इंडिया से प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान में जाएगी तो ये जो इनके इरादे हैं, कश्मीर, गजवाई हिंद, ये सब चीजें ठंडी पड़ जाएंगी, लोग विल नॉट बी इंटरेस्टेड। पीपल विल सी बेनिफिट्स ऑफ लिविंग एंड हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। अगर इंडिया से रिलेशन होगी तो पॉलिटिशियन क्या करेगा, आर्मी क्या करेगी, आईएसआई क्या करेगा, और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ड्रग ट्रेड होता है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन इन द वर्ल्ड, ये कहाँ जाएगा, पाकिस्तान से ओपीएम कहाँ से निकलेगी। अब आप देखिए फ्लश ट्रेड, ये जो आर्म्स स्मगलिंग, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी।
और इस जब तक इस आदमी को अनपढ़ रखा जाए, मुफलिस रखा जाए, गरीब रखा जाए, दुकान चलेगी। क्या है तेरे पास ऑप्शन है, शरीफ को दे दे, नियाजी को दे दे, भुट्टो को दे दे, 3 ऑप्शन है भाई। वो 3 जोकर है, किसी एक जोकर को तो चिड़ी वाला या हुकुम वाला देख ले, है तो तीनों जोकर। एक ऑल्टरनेट डिस्पेंसेशन ना आए, एक ईमानदार नेता ना आए, एक वहां मोदी कोई खड़ा ना हो जाए, इसीलिए ये सब रोकना है। जब तक गरीबी होगी, जब तक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलेगा, ये कहानियां चलती रहेंगी। और जी। अगर ये चीजें खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे आप बताइए। एक और चीज आपको बताऊं, ये जो 50-60 टेररिस्ट इन्होंने पाल रखे हैं, उनका क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे? तारीख तालिबान को किसने बनाया? तालिबान को किसने बनाया? आपको याद है बेनजीर का स्टेटमेंट, गोली चलाओ गोली चलाओ, और उन्हीं पे गोली चल गई। तो अब बिलावल को देखिए, बेनजीर के फादर की बात करें, सीनियर भुट्टो की, बेनजीर की बात करें, बिलावल की बात करें, उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिलावल बैठता है। बिलावल नहीं जानता किसने किसको मारा, सब जानते हैं। तो इमरान खान अब क्या कर रहा है? इमरान खान इज ट्राइंग टू हिज लेवल बेस्ट टू बी इन पावर, और पावर में रहने के लिए वो कुछ भी कर रहा है। जिस दिन वो शांत हो गया तो आप देखेंगे बड़ी क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बड़ी सनसनीखेज घटना हो जाएगी। इमरान खान साहब निकल गए, बट जब तक उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, जब तक उनके पीछे यूथिये हैं, जब तक उन्होंने आर्मी में डिवीजन करा रखा है, यू विल हैव टू हैंडल इमरान खान केयरफुली। क्योंकि जब तक उसके पास पावर है, आपको कुछ छुएगा नहीं। जिस दिन पावर गई, आप देखिए पाकिस्तान में कुछ भी होता है। चाइना में आपने देखा, कौन था वो प्रेसिडेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो पॉलिट ब्यूरो में था, शी के साथ घूम रहा था, हम्म। डेंग जोंगपिंग, शायद डेंग जोंगपिंग, वो शी के साथ घूम रहा था। और 15 दिन बाद बता उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, क्रिटिकल है, मर गया। अरे उस दिन तो घूम रहा था, क्या हो गया अचानक 15 दिन में? क्योंकि पॉलिट ब्यूरो में उसकी जरूरत थी, उसके बाद उसकी जरूरत थी नहीं, फिर निकल गया। तो इमरान खान भी उसी कगार पे, उसे पता जब तक मेरी न्यूसेंस वैल्यू है, मैं जिंदा रहूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। या तो इमरान खान को पलायन करना पड़ेगा, बट उसने जो अब जो आईएसआई का एक कैंप उसके खिलाफ है, तो वो कहीं भी सेफ नहीं है। आईएसआई और वो आर्मी सभी में इमरान खान ने डिवीजन कर करवा दिया, दिया। तो इसलिए दूसरे कैंप वाले सेफ नहीं रहने देंगे उसे। हम्म। तो अब वो ये सब चीजें पाकिस्तान में चलती रहेंगी। पाकिस्तान का टूटना निश्चित है अंबर जी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कब हम्म। टूटेगा, कहाँ कैसे टूटेगा, क्योंकि अब आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। और जो किताबों में इन्होंने रेडिकलाइजेशन की, जो उन्होंने नस्लों को रेडिकलाइज किया, जो उन्होंने नस्लें बर्बाद कर दी, उसका क्या करोगे? आपकी जी। देखिए, पॉलिटिशियन खराब हो तो बदल सकते हैं, एक ऑल्टरनेट डिस्पेंसेशन आ सकती है। ये जो अपने फंडामेंटलिज्म जवानों और बच्चों के कानों में डाल दिया, बच्चियों के कानों में डाल दिया, इसका क्या करोगे? वो तो अब 3 जनरेशन लगेंगी साफ करते करते, उतना टाइम है आपके बिल्कुल। पास? और नहीं, उसके लिए टाइम और वो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए कि आप है उस ही नहीं, तरह कुछ के भी नहीं। कदम उठा सके हो। एक सवाल मेरा ये है सुमित जी कि काफ़ी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो रशिया-यूक्रेन वॉर हुआ था, उसमें यूक्रेन के साथ रिश्ते और अपनी करीबियाँ, नज़दीकियाँ बढ़ाता हुआ नज़र आया और ऐसे में कई सारे कयास लगाते जा रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि उनको अपनी जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है, उसको बेच देगा या इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्यों रिश्ते नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है यूक्रेन के साथ? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है अंबर जी, जो पैसे देगा वो उसका खसम बन जाएगा। सॉरी टू यूज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के लिए बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है, खुदा से भी बड़ा डॉलर है उनके लिए। ये जो इस्लाम इस्लाम की बातें करती है, सब फर्जी है। ये देखिए, हुँ। उगर के बारे में पाकिस्तान के किसी लीडर ने आज तक मुंह खोला है? उगर मुसलमान है ना, बोला मुंह हुँ। नहीं खोला मुंह। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, यूक्रेन में भी क्या हो रहा है, यूक्रेन की जो अभी आर्म्स एम्यूनिशन है कम है, यूक्रेन को चाहिए एम्यूनिशन। यूरोप का एम्यूनिशन 70% से नीचे आ गया है, पच्चीस जी। 30% के बीच है। 70% यूरोप का एम्यूनिशन गया है। यूएस के एम्यूनिशन रिजर्व्स आर रनिंग ऑल टाइम लो। हुँ। अभी एम्यूनिशन अगर कहीं यूरोप में है, केवल फ्रांस में बचा है पूरा, और किसी को एम्यूनिशन नहीं बचा है। पाकिस्तान के एम्यूनिशन के कारखाने बंद पड़े थे, क्योंकि पैसा था नहीं एम्यूनिशन बनाने के लिए। अब उन कारखानों में यूक्रेन के लिए एम्यूनिशन बन रहा है, और वो वाया जर्मनी जाता है यूक्रेन। पाकिस्तान वो जर्मनी के रूट के थ्रू वो जा रहा है यूक्रेन। तो पाकिस्तान की यूक्रेन से इसीलिए दोस्ती है कि उनके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। देखिए, अमेरिका ने पैसे दिए, इन्होंने तालिबान बनाए। अमेरिका ने पैसे दिए तो तालिबान को मारा। तो ये तो पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन। आप जिस तरह के पैसे दोगे वैसा काम करता है, मर्सनरियों का मुल्क है। वहां थोड़ी ना कि कोई दीन ईमान है, कोई फॉरेन पॉलिसी, जो पैसे दे उसका काम करेंगे। आजकल यूक्रेनी पैसे दे रहे हैं तो उनके लिए एम्यूनिशन बना बना के दे रहे हैं। बट
और इनको रशिया से सस्ता तेल भी चाहिए। यूक्रेन को अपनी फैक्ट्रियों में एम्यूनिशन बना के दे रहे, रशिया से सस्ता तेल भी चाहिए। देखिएगा, दोनों चीजें जी, चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ से खेल रहे हैं वो। और एक और चीज मैंने इनके मीडिया पे पूछा था, मैंने कहा भाई तुम रशिया से तेल तो ले लोगे, रिफाइनिंग है तुम्हारे पास, रिफाइन कहाँ करोगे? क्रूड रिफाइनरी ऑयल तो तुम्हारे पास, लेके क्या करोगे क्या? मैं क्या करोगे क्या? क्रूड तेल क्या मगों से डाल लोगे क्या स्कूटर और बाइकों में या गाड़ियों में? वो तो मिट्टी होती है भाई। रिफाइनरी तो रशियन तेल को रिफाइन करने के लिए खास किस्म की रिफाइनरी चाहिए जो इंडिया के पास है। वी हैव डेवलप्ड द कैपेबिलिटीज लॉन्ग बैक। आपके पास तो रिफाइनरी नहीं, रिफाइन कहाँ से करोगे? अच्छा मान लो फिर हमें दोगे, हम रिफाइन करके देंगे? नहीं देंगे। और फिर तेल यहाँ आएगा, रिफाइन होगा, फिर हम खर्चे फिर निकलेगा, तो वो सस्ता कहाँ से रह जाएगा? तेल सस्ता लाना और रिफाइन करना दो अलग अलग चीजें हैं। ये वही वाली बात है कि भाई मैंने कपड़ा सस्ता ले लिया, तुम्हें कटिंग आती, मशीन है, सिलोगे कहाँ से? बोले कोई नहीं, कपड़े फिर लपेट लेंगे, थान लपेट लेंगे। टेलर लेगा आपसे 2-3 हज़ार रुपए सस्ते कपड़े का, फायदा क्या है? फिर वो हो जाएगा फायदा अपने क्या में। उसका? तो ये आपको हकीकत जिंदगी बता रहा हूँ पाकिस्तान की। फौजी को खाना नहीं मिल रहा। अब ऐसी ऐसी परिस्थिति में वहां पे एक सिविल वॉर होने के कगार पे है, अगर वहां पे कुछ जल्दी नहीं होता। और ये आपकी जो न्यूक्लियर एसेट्स की बात थी, देखिए अंबर जी, एवरीथिंग इज ऑन सेल फॉर पाकिस्तान। इट डिपेंड्स ऑन द राइट बाई ब्रेडर एंड द राइट प्राइस। पर जो मुझे, जहां तक मुझे पता है, एक जो बाइडेन की स्टेटमेंट भी आई थी, एक्सेस कोड्स पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स के, दे आर विद अमेरिका, बट विद चाइनीज हेल्प लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी रिवर्स। मैं सच बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि इट इज अ फेल प्रूफ सिस्टम, क्योंकि चाइना इज अ न्यूक्लियर पावर। चाइना चाहे तो वो रिवर्स करने में इनकी मदद कर सकता है। और ये मत देखिए कि एटम बॉम्ब, चलिए एक्सेस कोड नहीं है, एटम बॉम्ब के पुर्जे भी तो बिकते हैं, एटम बिल्कुल। बॉम्ब टुकड़ों में भी बिकता है, अल्बानिया में हर चीज बिकती है, यूक्रेन में, ईरान में, 3 बायर हैं दुनिया में। और आप देखिए अभी एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था हीथ्रो एयरपोर्ट पे, कहाँ जा रहा था यूरेनियम लेके? वया लंदन। 2 डेस्टिनेशन, या ईरान, अल्बानिया या यूक्रेन, 3 ही जगह जहां वो जा सकता है। तो ये तो अभी जी। पकड़ा गया ना, वो तो कह ही नहीं रहा, वो उसको मुझे मुझे कोई लंदन में मिल रहा था, वो दे रहा था। तो यूरेनियम की स्मगलिंग तो हो रही है। इसके तो जी। इसके तो साक्ष्य है हमारे पास, सबूत है हमारे पास। दुनिया ने देखा पाकिस्तान स्मगलिंग यूरेनियम की कर रहा है। तो ये बम का फटना ही खतरा नहीं है, बम के पुर्जों में बिकना। अच्छा अब एक बार बताइए, ईरान को क्या चाहिए? प्लूनियम चाहिए, एनरिच्ड यूरेनियम, प्लूटोनियम या प्लूनियम। क्या पाकिस्तान के बमों में प्लूनियम का कोर नहीं है? बिल्कुल है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप जानते हो इनके लिए अगर कोई पैसे देगा, शिया सुन्नी उन्नी कुछ नहीं है, तब तो पैसे आ जाएंगे। ऐसा आना चाहिए। पैसा चाहिए इनके पास, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर अपनी बिल्कुल। बेटियों की शादी चीनियों से कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं पैसे इससे के बड़ी, लिए। एग्जैक्टली, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी क्या बात है? और आपको पता है, इनको तो भगवान ने बचा लिया। ये जो ग्वादर पोर्ट बनना था, चाइना कह रहा था मैं 1 मिलियन चीनी, 10 लाख चीनी आके वहां बसाऊंगा, विच विल बी मोस्टली मेल, फीमेल नहीं होगी कोई। तो मतलब 10 लाख लड़कियों की और शादी हो जाती। ये सीपक वीपक नहीं चला, नहीं तो 2-5 साल बाद पता लगा पैकेचिनो, पाकिस्तान और चीनी का हाइब्रिड, कैपेचिनो नहीं पैकेचिनो, पैकेचिनो हो जाते 10-15% पॉपुलेशन में, तो पता लगा वहाँ 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 कुछ नई भाषा हो रही, चिंगमोंग और मतलब उर्दू का कुछ मिक्सचर हो रहा, वो तो फिर हमें भी समझ नहीं आती। तो ये तो उनको ऊपर वाले ने बचा लिया, अगर सीपक चाइना बच गया। चाइना थोड़े और पैसे दे तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी तो फिर से मुमकिन है। ये कुछ भी मुमकिन है। एक बात बताइए, जिन जिन लड़कों के साथ इन्होंने अपनी लड़कियों की शादी की थी, वो जब चाइना भाग गए, दुल्हन को तो यही छोड़ गए, जीजा जी हाँ, निकल और लिए, दुल्हन ज्यादातर यही है। लड़कियों को तो उन्होंने फ्लैश ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया, धोखे से शादी हाँ, करके लिया। अब देखिए, मैं तो चाइनीज कल्चर बहुत पास से देखा है, और मतलब आई हैव सीन देम वेरी क्लोजली। एक चाइनीज कल्चर में कहावत है, ऑल द स्मार्ट हाउसवाइफ्स आर वन आइड ब्लाइंड। इसका मतलब समझ रहे क्या? आंख बंद करो, तुमने कुछ देखा ही नहीं। चाइनीज के लिए वुमेनाइजिंग इज जैसे आप गोवा जाके गोवन फिश करी खाएंगे, या गुजरात जाके ये ढोकला खाएंगे, या अहमदाबाद या मान लीजिए तमिलनाडु जाके डोसा खाएंगे। इट्स वेरी सिंपल है, डोसा फिश करी या ढोकला ट्राई करते हैं। इट्स नॉर्मल लाइक। It is as common as that. Womanizing is as common as that in Chinese. Womanizing or gambling is as common as that. तो इसलिए कहते हैं the smartest Chinese housewives are one-eyed blind. तो ये तो उनके खून में है। अगर आप चाइना को स्टडी करेंगे, उनके खून में ये है। चाइना में जो लिफ्ट ऑपरेटर हैं, 18 से 23 साल की लड़कियां होती, कोई लड़का नहीं दिखेगा, वेटर लड़की दिखेगी। पब्लिक डीलिंग में आपको लड़का दिखेगा ही नहीं। मैंने किससे पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से लाते हो? कहते प्रोविंस से। मैं कहा फिर क्या होता है उनका? कहते प्रोविंस वापस चली जाती है। मैं कहा इनसे कोई शादी वादी करता है? कहता हाँ। मैं क्यों? कहता पैसा होता है ना इनके पास, खूब पैसा कमा के जाती है यहाँ से।
इनसे शादी-वादी हो जाती, फिर प्रोविंस में रहती है। तो 18 से मैंने कह रहा 18 से 23 साल के बाद अब वो बुड्ढी हो जाती, फिर छोड़ देते हैं। दिस इज़ हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन चाइना। मेरी तो मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी तो रूह काँप गई थी सुन के। मैंने कहा ऐसा जी, होता है यहाँ? क्योंकि पहली बार मैं चाइना गया तो मैं एक बार देखा, तो जब मैं कहीं और मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है? मतलब व्हाई आई एम नॉट सीइंग, देन आई दिस इज़ व्हाट आई गॉट टू नो। दिस इज़ हाउ वुमेन आर ट्रीटेड। जो अपनी लड़कियों को, अपनी मातृशक्ति को ऐसे ट्रीट करती, तो पाकिस्तानी तो भूल जाइए अंबर जी। ऑफ पाकिस्तानी कोर्स तो वो उनके लिए दूसरों की स्लेव है। महिलाओं को भी इज़्ज़त देंगे, जो अपने की नहीं कर रहा दूसरे को कैसे अपने इज़्ज़त लिए देंगे? ही ऐसा कर रहे हैं, वो तो स्लेव है उनके लिए। उन्हें क्या बिल्कुल, फ़र्क पड़ता है? और ये जो पाकिस्तान के लीडर है ना, इन्होंने अपना मुस्तकबिल, अपनी फ्यूचर जनरेशंस का मुस्तकबिल दे हैव सोल्ड टू चाइना। इन्हें इन्हें अगर जो भगवान खुदा ऊपर बैठा ना, कभी माफ़ नहीं करेगा इसके लिए। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो चीनियों की गुलामी करेगा पाकिस्तान में आने वाले 10 साल में। उसे ये नहीं बिल्कुल। पता कि वो पैदा कहाँ हो रहा है। और मुझे बताइए, चाइना के बारे में कुछ चीज़ आपको बता दूँ जाते-जाते। 10 से 20 साल में चाइना की पॉपुलेशन आएगी 800 मिलियन। चाइना की मीडियन एज इज टचिंग 50। चाइना में यंग लोग नहीं बचे काम करने के लिए। जी, यंग लोग आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन डिजास्टर। फीमेल रेशो, मेल फीमेल रेशो हिल गया। अब यंग लोग आएंगे कहाँ से? स्लेव तो ला नहीं सकते आज के डेट में, कहाँ से आएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बच्चे और ये जो 3.4 की फर्टिलिटी रेट है, ये इतनी आबादी खड़ी कर देंगे, ये सब चाइना के काम आनी है। जर, जमीन, जोरू और आबादी सब चाइना के काम आ रही है। दे आर ब्रीडिंग फॉर चाइना। सॉरी फॉर बीइंग डायरेक्ट, दे आर ब्रीडिंग फॉर चाइनीज नाउ। और ये बात करने की हिम्मत किसी में नहीं है पाकिस्तान में, कि तुम ये जो आबादी बढ़ा रहे हो, अल्टीमेटली इस आबादी को होगा क्या? चीनियों के लिए बढ़ा रहे हो तुम। फ्यूचर दे हैव सोल्ड टू चाइना। एंड और आपको बताऊं, चाइना ने जो जमीनें ली थी यहाँ अफ्रीका में, 100 कंट्री को डेट ट्रैप किया, 50 कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है। उन हुँ, जमीनों पे चाइना कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्यों? जमीनें दूर हैं। अमर जी, बिल्कुल। पाकिस्तान की बदकिस्मती पता क्या है? एक और बदकिस्मती, व्हेन इट कम्स टू पीएलए एयरफोर्स, पीएलए आर्मी और पीएलए नेवी, तीनों की रेंज में है पाकिस्तान। अफ्रीका का मोजाम्बिक या सोमालिया नहीं है, उनकी औकात नहीं है साउथ चाइना सी छोड़े। बट पाकिस्तान तीनों की रेंज में है। If they enter into some kind of a deal with Pakistan, they can militarily enforce it. जैसे आपने उग्रों में देखा, उग्रों में हुँ, भी तो मिलिटरीली एनफोर्स कर लिया। पर ये काम बिल्कुल, वो अफ्रीका में नहीं कर सकते, सोमालिया में नहीं कर सकते, इथोपिया में नहीं कर बिल्कुल। सकते। पर ये काम पाकिस्तान में कर पाकिस्तान सकते में कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। हैं। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। बिल्कुल और पता नहीं इस खतरे का अंदाज़ा उनको क्यों नहीं है या फिर जानबूझ के वो इस बड़े खतरे को इग्नोर कर रहे हैं। अंबर जी, जमीन बेच के खाया है वो शैतान को, सच्चाई है। जमीन का सौदा किया है शैतान के साथ। वो आर्मी हो, आईएसआई हो, पॉलिटिशियन हो, या वो मौलाना हो, ये चारों मिले हैं। ये चारों का मिल के काम करते हैं, कोई इंडिविजुअल काम नहीं करता। सब जी। लूटने में लगे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं अपने मुल्क को और अपनी पीढ़ियों का मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं। सच्चाई है, डायरेक्ट कह रहा हूं आपसे। बिल्कुल, आपने सही कहा और उम्मीद करते हैं वैसे उम्मीद कोई नज़र तो नहीं आती पाकिस्तान के लिए, बट फिर भी बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप चर्चा में जुड़े और आपने अहम जानकारी एक बार फिर से हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका शुक्रिया बहुत-बहुत। नमस्कार।